माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बिल्कुल 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 बढ़िया होंगे। तो कैसे जा रही है आपकी प्रिपरेशन? कोई तो मुझे जवाब ही नहीं देता यार। मतलब कुछ ही बच्चे हैं जो देते हैं, बाकी तो बोलते हैं भाड़ में जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है ऐसा है क्या? चलो बच्चों, मैं ज़्यादा आपका वक्त व्यर्थ नहीं करूँगी। तो हम लोग प्रिपरेशन सीरीज़ डे 4 पे हैं आज, एंड इज़ अ केमिस्ट्री पार्ट 4, जहाँ पे आज हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डन कर देंगे। अभी देखो बच्चों, सिर्फ 5 बजे हैं एंड मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये 6-7 बजे तक तुम्हारे तक वीडियो आ जाएगी एंड हम सारे चैप्टर फटाफट जो है कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने पोल डाला था टेलीग्राम पे, तो उस पर बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया था कि येस मैम, जो है हमें एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का भी लेक्चर चाहिए, क्योंकि हमें जो है समझ में नहीं आ रहा, तो वी वांट द लेक्चर। ठीक है, इसीलिए जो है मैं ये लेक्चर वीडियो दे रही हूँ तुम्हें। ओके, 31 वोट्स फॉर येस एंड 5 वोट्स फॉर नो। चलो ठीक है, बढ़िया हो गया। वो ना करने वाले बच्चे हो मत पढ़ो फिर मजाक कर रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। देखो बच्चों, एल्कोहल्स क्या होते हैं? वो होते हैं, देखो जो हमारा एक हाइड्रोकार्बन होगा, उसमें H जो है, जब वो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH, तो वो तुम्हारा एल्कोहल बन जाएगा, यानी कि एल्काइल ग्रुप प्लस OH इज इक्वल्स टू योर एल्कोहल, दैट इज ROH। ठीक है, जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने तुम्हें हेलोएल्किन के बारे में बताया था, यानी कि जब तुम्हारे R के साथ जब H जुड़ा होता है, H रिप्लेस होकर X लग जाता है, हेलोजन लग जाता है, तो हेलोएल्किन बन जाता है। एलिफेटिक्स में, एरोमेटिक में अगर रिंग के साथ जुड़ा है तो वो हट जाएगा, हेलोजन जुड़ाएगा तो अराइल हैलाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस केस में होता है कि अगर तुम्हारा एल्काइल ग्रुप के साथ तुम्हारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विद योर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो दैट फॉर्म्स योर एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल की प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्रेशन। एक हाइड्रेशन होता है, देखो जब डिहाइड्रेशन करोगे तो तुम्हारा दोबारा अल्कीन भी बन जाएगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। एक अल्कीन लो, H2O दो, H प्लस दो, प्रोटॉन दो, तो तुम्हारा जो है एक अल्कोहल बन जाएगा। दूसरी प्रोसेस होती है बाय और हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन की मदद से कैसे करोगे? अल्कीन लोगे, अल्कीन में तुम बोरॉन ऐड करोगे, ठीक है, डाइबोरॉन ऐड करोगे, ठीक है, ट्राई अल्काइल बोरान बनाओगे, वो उसमें तुम्हें बोरान की ज़रूरत है, वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो है तुम्हारे ये बन जाएगा। देन कम्स योर कि तुम रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, दैट इज C डबल बॉन्ड O, ये होते हैं तुम्हारे कार्बोनाइल ग्रुप्स। ये 3 होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा एल्डिहाइड होता है RCHO, तुम्हारा कीटोन होता है RCOR, और जो तुम्हारा वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज RCOOH। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे तुम पहले बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कैसे बना सकते हो। RCHO यानी कि एल्डिहाइड प्लस H2 इन पैलेडियम विल गिव यू RCH2OH, दैट इज योर एल्कोहल। ठीक है, फिर आ जाता है कि तुम इसमें NaBH4 भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और फिर आ जाता है कि तुम अगर कीटोन से बनाना है यानी कि RCOR यूज़ करो, उसके बाद क्या होगा कि NaBH4 दो तो तुम्हारा RCHOHR बन जाएगा, यानी कि फ्रॉम एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर दो विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव रिएजेंट है, तो इस वाली प्रोसेस को हम थोड़ा कम यूज़ करके एक दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि एल्कोहल से ही जो है हम उसको एल्कोहल ही रिएजेंट यूज़ करते हैं। तुम ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, इसमें तुम एल्कोहल यूज़ करोगे, RCOR बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जैसे तुम्हारा ईस्टर बन गया, उसके बाद तुम H2 और कैटलिस्ट दोगे, ठीक है, तो तुम्हारा RCH2OH और एक और एल्कोहल बन जाएगा, 1 डिग्री भी बन जाएगा और 2 डिग्री बन जाएगा। फिर आ जाता है तुम्हारा प्रिपरेशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 4 तरीके से बना सकते हैं। एक होता है विद रिडक्शन ऑफ एल्कीन, एक रिडक्शन ऑफ एल्कीन में पहली हाइड्रेशन प्रोसेस थी, दूसरी थी तुम्हारी हाइड्रोबोरेशन वाली। फिर आता है रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में सबसे पहले तुम्हारी एल्डिहाइड एंड कीटोन वाली थी, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड वाली थी, फिर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू ईस्टर वाली थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है प्रिपरेशन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे प्रिपेयर करोगे? ये तुम्हारा ये तुमने ले लिया, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लो, तो RMgX, तो ये बनेगा तुम्हारा इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद तुम्हारा फाइनली अल्कोहल बन जाएगा। इस रिएक्शन को देख लेना, नोट्स ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे शेयर्ड है। अब बात कर लेते हैं अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो लोअर अल्कोहल्स क्या होते हैं? वो कलरलेस लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लोअर अल्कोहल्स में प्लीजेंट स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है। इंटरमीडिएट अल्कोहल्स में अनप्लीजेंट स्मेल होती है। हायर अल्कोहल के होते हैं ओडरलेस और टेस्टलेस होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लोअर अल्कोहल्स आर हाई इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड। बॉइलिंग पॉइंट जो जैसे जैसे तुम्हारे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है तो वॉन डेर वाल फोर्सेज इंक्रीज करते हैं, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी वॉन डेर वाल फोर्सेज इंक्रीज करेंगे, मास इंक्रीज करेगा,
करेगा तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, क्योंकि तो तुम्हारा सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है और वंडरवॉल फोर्सेज भी डिक्रीज होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडरवॉल फोर्सेज, याद रख लेना। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू इट्स एबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नहीं, एबिलिटी ऑफ इट्स टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। बट जैसे जैसे तुम्हारी एल्काइल चेन बनेगी वो हाइड्रोफोबिक होती है तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शरी की। ठीक है, तो एल्कोहल्स होते हैं वो वर्सेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो OR-H है इसका बॉन्ड टूटेगा, तब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और जब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो उसका CO बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं एल्कोहल के रिएक्शंस की। दो सेट ऑफ रिएक्शंस होती है, एक होती है जिसमें वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, यानी कि O और H का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, O और H के बॉन्ड में सबसे पहले रिएक्शन होती है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल में तुम सोडियम यूज करोगे, ठीक है, सोडियम यूज करोगे, ROH प्लस 2Na दोगे तो 2RONA यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि सॉल्ट बन जाएगी। ठीक है, साथ में H2 वाटर भी रिलीज हो जाएगा। दूसरी होती है तुम्हारी एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में 3 रिएक्शन होती है। सबसे पहली होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो ROH प्लस RCOH इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, एक फाउल स्मेलिंग वो होता है, बेस होता है। ठीक है, बहुत ही गंदी स्मेल होती है इसकी। ठीक है, तो ये तुम्हारा बना देता है ROCOR, इससे तुम्हारा क्या बनता है, ईस्टर बनता है। ठीक है, प्लस H2 बन जाता है, तभी तो रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। दूसरा आता है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, RCOCl इज योर एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो तुम ROH प्लस RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ पैराडीन दोगे तो ROCOR यानी कि ईस्टर बन जाएगा, साथ में तुम्हारा HCl रिलीज हो जाएगा। ऊपर जो है तुम प्रोटॉन देते हो। ठीक है, पैराडीन तुम इस वाले केस में देते हो, मैंने गलत बोल दिया। फिर आता है तुम्हारा रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड यानी कि तुम इसमें एनहाइड्राइड यूज़ करते हो, अल्कोहल यूज़ करते हो, H प्लस देते हो, रिवर्सिबल होता है, तुम्हारा एस्टर बन जाता है। फिर आ जाती है एसिटाइलेशन। तीसरी रिएक्शन होती है एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड गिव्स यू, क्या देता है, देखो एस्पिरिन प्रोड्यूस करता है। तो देखो जब भी तुम अल्कोहल को वो करोगे या फिर फिनॉल को क्या करोगे, जब उसको उसकी एसिटाइलेशन करोगे सैलिसाइलिक एसिड के साथ तो तुम्हारा एस्पिरिन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखो 3 तुमने रिएक्शंस पढ़ ली। फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन, जब तुम न्यूक्लियोफाइल की तरह तुम्हारा अल्कोहल काम करता है, तो जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो तुम्हारा फर्स्ट होगा कि तुम्हारी रिएक्शन विद मेटल, जिसमें तुम्हारा सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, फिर एस्टेरिफिकेशन। 3 रिएक्शंस होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, ईस्टर बनता है तीनों में। फिर आ जाती है तुम्हारी एसिटाइलेशन, जिसमें एसिटाइल को सैलिसाइलिक के साथ वो करते हो। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड जो है वो तुम्हारा एस्पिरिन प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन डन हो गई। ठीक है, फिर आ जाती है तुम्हारी सेकंड सेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज द क्लीवेज, जिसमें तुम्हारा कार्बन और जो तुम्हारा ऑक्सीजन है उसके बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो सब ये ना बहुत रिएक्शन जैसे तुमने पढ़ रखा है ना, वो सब पहला चैप्टर पढ़ा है तो उसी में सारी चीज़ें आने वाली है। देखो सब रिएक्शन होती है जो कि तुम्हारा रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड, तो जो तुम्हारा ROH होता है, ROH को हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अगर क्या करोगे, ROH प्लस हाइड्रोजन हेलाइड, HCl ले लेते हैं, हेलाइड ही तो है HCl, है ना, तो इससे क्या बनेगा, तुम्हारा बनेगा RCl प्लस H2O। तो ये रिएक्शन तुम्हें याद होगी कि जब हमने हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर रहे थे अल्कोहल के साथ, तो ये फर्स्ट रिएक्शन थी जिसमें तुमने ZnCl2 यूज़ किया था एज योर रिएजेंट, याद है कुछ। फिर आ जाती है तुम्हारा ल्यूकेस टेस्ट। ल्यूकेस टेस्ट क्या होता है, ये होता है कि तुम्हें प्राइमरी सेकेंडरी या टर्जरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी समझो, जब वो 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो प्राइमरी, 2 डिग्री के साथ तो सेकेंडरी, 3 के साथ तो टर्जरी। तो इनको अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना, हमें पता लगाना है कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्जरी कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको हम इसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूकेस टेस्ट होता है बेसिकली। हम इसमें रिएजेंट यूज़ करते हैं HCl वगैरह, ठीक है, तो वो जैसे ही डालते हैं तो पता कर लेते हैं कि अगर देखो 1 डिग्री हुआ तो ये टर्बिडिटी प्रोवाइड करेगा, वाइट फ्यूम्स होता है टर्बिडिटी बेसिकली, तो वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। सेकेंडरी होगा तो प्रोड्यूस करेगा थोड़ी सी लेटर करेगा, और टर्जरी होगा तो वो इंस्टेंटली टर्बिडिटी प्रोवाइड करेगा। ये होता है तुम्हारा ल्यूकेस टेस्ट। देन कम्स योर ये रिएक्शन विद फॉस्फरस हैलाइड, यार ये वही है ROH प्लस PX3, तो वो तुम्हारा H3PO3 साइड में बनेगा, X बन जाएगा, साथ में H2 रिलीज हो जाएगा। फिर रिएक्शन विद थायनाइल क्लोराइड आ जाती है। थायनाइल क्लोराइड की रिएक्शन क्या थी, ROH प्लस SOCl2 विल गिव यू RCl प्लस H2 प्लस HCl, है ना। ये तुम्हारी क्या होती है, कमर्शियल लेवल पे भी यूज़ होती है, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्योर एल्काइल हैलाइड बनता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो तुम्हारे HCl एंड जो तुम्हारी वो होती है SO2, वो क्या होती है, तुम्हारी एक्सकेबल गैसेज होती है, तो वो निकल लेती है अपना, ठीक है। फिर आ जाता है तुम्हारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, अभी हाइड्रेशन करके तुमने अल्कोहल बनाया था एल्कीन से, तो यही डिहाइड्रेशन कर दो, इसको रिवर्स कर दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। फिर आ जाती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या बनता है, तुम्हारा कीटोन बनता है।
फिर आता है कमर्शियली इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कोहल, मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या होता है, देखो मिथेनॉल क्या होता है, CH3OH, ये जो होता है मिथेनॉल होता है, ये सॉल्वेंट की तरह इन फैट्स एंड ऑयल वगैरह में काम आता है। कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, बॉईल करता है 337 टेम्परेचर पे, केल्विन टेम्परेचर पे। हम इसको यूज़ करते हैं टू डीनेचर द इंडस्ट्रियल एल्कोहल, हम इसको वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। हाईली पॉइजनस होता है। कमर्शियल एल्कोहल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, बाय मिक्सिंग इट विद सम कॉपर सल्फेट टू गिव इट अ कलर एंड पैराडीन, जो एक फॉल स्मेलिंग लिक्विड होता है। Methanol could also be prepared from methane, methane gas, destruction, distillation of wood and catalytic hydrogenation of carbon monoxide। फिर आ जाता है अल्कोहल को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, CO+2H2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड लो, उसके साथ तुम H2 गैस लो, ZNO Cr2O3, ठीक है, 200 से 300 केल्विन का टेम्परेचर दोगे, 573 673 केल्विन का टेम्परेचर दोगे तो CH3OH यानी कि तुम्हारा मिथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल क्या होता है, ये कॉमनली जो तुम्हारा ड्रिंकिंग वाला एल्कोहल होता है, जो पीते हैं हम लोग, जो कंज्यूम करते हैं लोग, वो दैट इज बेसिकली इथेनॉल, ठीक है, जो कि तुम्हारे फ्रूट मैसेज बेवरेजेस वगैरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम आता है फॉर द बायोलॉजिकल स्पीशीज एंड दे आर यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द स्टोर्स। प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, C12H22O11 यानी कि सुक्रोज लो, उसको प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, तुम्हें C6H12O6 प्लस C6H12O6 मिल जाएगा, यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिल जाएगा। फिर ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 को तुम जाइमेस एंजाइम के साथ रिएक्ट करवाओ तो तुम्हें C2H5OH प्लस तुम्हारा 2CO2 यानी कि इथेनॉल जो है वो मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं फिनॉल पे। फिनॉल क्या होता है, फिनॉल वो होता है कि देखो अभी मैंने क्या बोला, एलिफैटिक में, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में जब तुम्हारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ेगा तो वो तुम्हारा एल्कोहल बनाएगा। बट जो तुम्हारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक अल्कोहल को हटा के उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है, सो दैट इज योर फिनॉल। तो जब भी तुम्हारा देखो एक रिंग है, समझ लो ऐसा कुछ, ठीक है, ये तुम्हारा होता है फिनॉल, ठीक है, दिस इज योर फिनॉल, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन योर एल्कोहल। अब फिनॉल क्यों एसिडिक ज्यादा होता है वो भी बता दूंगी, क्योंकि मतलब वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एस्पेक्ट अभी बताती हूँ, ठीक है। तो प्रिपरेशन विद एल्कोहल, देखो अब हम फिनॉल के प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। हम इसको 4 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये ना पूरा माइंड मैप बना लो। एक मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो माइंड मैप जब तक नहीं बनाओगे ना दिमाग में फिक्स ही नहीं होगा। अभी तक हमने कितनी रिएक्शंस पढ़ ली है, सब उड़ी होंगी दिमाग से, एक बार रिवाइज करते हैं। एल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया था, सबसे पहले हमने एल्कीन से प्रिपेयर किया था, 2 रिएक्शन थी, हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन वाली। फिर था तुमने पाया रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाली। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 2 थे, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाली थी, एक तुम्हारी ईस्टर वाली थी। फिर उसके बाद आ जाती है तुम्हारी विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर आ जाता है तुमने अल्कोहल की रिएक्शंस की, 2 सेट थे, एक था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक था न्यूक्लियोफिलिक। जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो उसका OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा। उसमें हमने 3 रिएक्शंस पढ़ी थी। सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल जिसमें सोडियम एल्कोक्साइड बन रहा था, दूसरी रिएक्शन थी तुम्हारी एस्टेरिफिकेशन जिसमें हमने 3 चीज़ों को यूज़ किया था, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्रेट और एसाइल क्लोराइड, और फिर तीसरी तुम्हारी एसिटाइलेशन। फिर आ जाती है तुम्हारी रिएक्शन विद क्या कहते हैं वो, जब तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, यानी कि CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो उसमें तुमने कौन सी रिएक्शन याद की थी, सबसे पहले हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, फिर उसके बाद तुमने फॉस्फरस हैलाइड, फिर उसके बाद तुमने थायनाइल क्लोराइड वाली जो तुमने डार्जन प्रोसेस थी वो वाली, फिर उसके बाद तुमने रिएक्शन की डिहाइड्रेशन वाली जिसमें तुम्हारा अल्कीन बन रहा था, फिफ्थ था तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, याद है। तो ऐसे माइंड में अपना साइड साइड में चलते रहो। अब बात कर लेते हैं फिनॉल की। फिनॉल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, फिनॉल को सबसे पहले तुम हेलोअरीन से प्रिपेयर कर सकते हो। हेलोअरीन क्या होता है कि ये तुम्हारा एक हेलोअरीन है जिसमें तुम्हारे मतलब रिंग के साथ जब भी तुम्हारा हेलोजन ऐड होता है, सो दैट इज योर हेलोअरीन। तो हेलोअरीन प्लस NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर इन प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन का टेम्परेचर लो, 300 एटम का प्रेशर लो। एक रिएक्शन को 10 बार लिखो, याद हो जाएगी, रट लो बिल्कुल, ठीक है। 623 केल्विन का टेम्परेचर, तो मैकेनिज्म तुम्हें याद नहीं करने, रिएक्शन रटोगे बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि तुम्हें मैकेनिज्म वहाँ पे नहीं आवश्यक, ठीक है। 300 एटम का प्रेशर दोगे, O-Na+ यानी कि तुम्हारी सॉल्ट बनेगी, क्या बनेगी, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। पहले तुम्हारा फिनॉक्साइड आयन यानी कि O-Na+ बना लिया हमने, फिर उसको HCl दे दो, तुम्हारा डायरेक्टली जो है OH उसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा फिनॉल प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरी होती है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन लो, उसको ओलियम के साथ रिएक्ट कराओ, SO3H लग जाएगा तुम्हारे ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड H+ हो तो तुम्हारा जो है डायरेक्टली तुम्हें फिनॉल मिल जाएगा। तीसरी होती है डाइजोनियम सॉल्ट वाली। डाइजोनियम सॉल्ट अगर याद होगा तो डाइजोनियम सॉल्ट से ही हमने जो है उसको हेलोअरीन को प्रिपेयर किया था। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है, डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर की जाती है एनिलाइन के साथ। अब एनिलाइन क्या
होता है? एनालाइन होता है कि जब तुम्हारे बेंजीन के साथ डायरेक्टली तुम्हारा NH2 ग्रुप अटैच होता है, उसको कितना एटीएम का प्रेशर दोगे? उसको तुम NaOH प्लस HNO3 दोगे, NaNO2 प्लस वो हाँ NaNO2, या फिर देखो या तो NaNO2 दो या फिर HNO3 प्लस NaOH दो, उसके साथ HCl दो। उसके बाद तुम उसको 623 से 723 केल्विन का टेम्परेचर, 300 से 700 400 एटीएम का प्रेशर दो, तो क्या बनेगा? तुम्हारा N2 प्लस X माइनस बन जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगी। उससे जो है तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम उसको ल्यूकवार्म यानी कि गर्म पानी दोगे, H2O वार्म दोगे, तो तुम्हारा डायरेक्टली OH प्लस N2 प्लस HCl निकल जाएगा। N2 गैस रिलीज होती है डायजोनियम सॉल्ट के साथ। फिर आ जाता है प्रिपरेशन विद क्यूमिन, ठीक है, ये तुम्हारा क्यूमिन है, इसको O2 दो, ये रिएक्शन देख लेना, ये बहुत इजी होती है, साथ में तुम्हारा RCOR भी बनता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन थी। सबसे पहले डाइजोनियम, सबसे पहले हेलोरीन वाली रिएक्शन थी, जिसमें तुमने पहले फिनॉक्साइड आयन बनाया था, कैसे? NaOH के साथ, उसमें तुमने थोड़ा सा 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटम का प्रेशर दिया, तो O- Na+ मिल गया, तो उसके बाद तुमने उसको HCl दिया, तुम्हारा OH बन गया। फिर दूसरी रिएक्शन थी तुम्हारी बेंजीन सल्फोनेट वाली, सल्फोनिक एसिड, उसमें ओलियम की मदद से तुम पहले SO3H ऐड करते हो, ठीक है, फिर उसके बाद तुम उसको NaOH दे दो, तुम्हारा डायरेक्टली जो है वो बन जाता है। फिर तीसरी डाइजोनियम वाली, चौथी तुम्हारी क्यूमिन वाली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है जैसे जैसे तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है, कि वॉन डेर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज करते हैं। सॉलिबिलिटी फिनॉल की जो है वाटर में होती है ड्यू इट्स एबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। फिनॉल्स जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं वाटर से और अल्कोहल से, ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, क्योंकि जितना ज़्यादा S कैरेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ रहे हो। उसके बाद जो केटायन होता है फिनॉल का, एंड ऑल्सो क्या लिखा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज मेक्स फिनॉक्साइड आयन जो है उसको ज़्यादा स्टेबल बना देता है। और फिनॉल्स आयनाइजेशन इज फेवर्ड क्योंकि मोर बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल कंपाउंड, हाँ ये तो हमें पता है। फिर बात कर लेते हैं फिनॉल की रिएक्शंस की। देखो हमने एल्कोहल के प्रिपरेशन की बात कर ली, एल्कोहल की रिएक्शंस की बात कर ली, फिनॉल के प्रिपरेशन की बात कर ली, अब फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके अंदर 3 रिएक्शंस आती है। अगर हेलोजन वाला चैप्टर याद होगा तो उसमें हमने लास्ट में जब एलोरीन की रिएक्शंस पढ़ी थी 3 पढ़ी थी, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन में तुमने Cl यूज़ किया था इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, एंड हेलोजिनेशन में हेलोजिनेशन हो गया। नाइट्रेशन में तुमने क्या यूज़ किया था, HNO3 प्लस H2SO4 यूज़ किया था, और सल्फोनेशन में तुमने कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ किया था। तो यहाँ पे तुम्हारी 3 रिएक्शंस आ जाती है, एक होती है नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है। तो तुम्हारी इसमें हम सल्फोनेशन नहीं करें, ठीक है। सबसे पहले हम एक कॉमन रिएक्शन देते हैं जिसमें तुम्हारा पिट्रिक एसिड बनता है। पिट्रिक एसिड क्या होता है कि जब तुम्हारे ऑर्थो पैरा मेटा सब पोजीशन पे जो है तब तुम्हारा ये NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है, दिस इज नोन एज ए पिट्रिक एसिड। तो ये पिट्रिक एसिड है। ये कैसे बनता है, जब तुम फिनॉल को रिएक्ट करवाते हो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो तुम्हारा पिट्रिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, कि तीनों पोजीशन पे तुम्हारा NO2 अटैच हो जाएगा। अब नाइट्रेशन की बात करते हैं। ऊपर तुमने कंसंट्रेटेड HNO3 यूज किया था, नीचे तुम डाइल्यूट HNO3 याद करोगे। पूरी ये जो मेरा ये पेज है उसको अपने दिमाग में छाप लो बिल्कुल। पहले तुम्हारा पिट्रिक एसिड बन रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन तुम्हें बताई गई कि तुम्हारा पिट्रिक एसिड बनता है तुम्हारी कंसंट्रेटेड HNO3 से। अब मुझे बताओ, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि कंसंट्रेटेड यूज करना है डाइल्यूट यूज करना है। कंसंट्रेटेड में तुम्हारा क्या मतलब है कि A B C पहले आता तो कंसंट्रेटेड HNO3, D बाद में आता तो नीचे वाला डाइल्यूट HNO3 हो गया। उसके साथ तुमने इसमें 298 केल्विन का टेम्परेचर देना है, ठीक नीचे वाले को तुमने 273 केल्विन का टेम्परेचर देना है। तुम्हारा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अलग अलग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बन के आ जाएगा। फिर आती है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन में तुम क्या करते हो, इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हो, यानी कि Br2 CS2 यूज करते हो तुम, ठीक है। CS2 या CHCl3 कुछ भी, मतलब ऐसा कोई सॉल्वेंट जो लो पोलैरिटी वाला हो वो यूज कर देना। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और क्या कहते हैं ये बन के आ जाएगा, ठीक है। फिर एक मिनट, हाँ, तो तुम्हारा ऑर्थो, फिर आ जाती है मेरी कोलबेज रिएक्शन, ठीक है। कोलबेज रिएक्शन कौन सी होती है, कोलबेज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन है। कोलबेज, रेमन, टेमन, ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोलबेज रिएक्शन की मेमोरी टिप बताती हूँ, क्लब करो एसिड। क्लब से याद आएगा कोलबेज समथिंग, एंड एसिड से समझ आएगा कि तुम्हारा इसमें जो है एसिड बनना है। कौन सा एसिड बनना है, सैलिसाइलिक एसिड बनना है इसमें। सैलिसाइलिक एसिड यानी कि तुम्हारा एक जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, साइड में जब तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COH वो जुड़ा होगा, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज योर सैलिसाइलिक एसिड। तो वो तुम्हारा ये रिएक्शन में होता है। पहले तुम्हें फिनॉक्साइड आयन बनाना है। फिनॉक्साइड आयन तुम्हें पता है NaOH दो साइड में, तुमने पुरानी वाली रिएक्शन में भी तो पढ़ा है, जब तुमने फिनॉल प्रिपेयर करे थे हेलोजन से तो तुमने फिनॉक्साइड आयन बनाया था पहले। फिनॉक्साइड आयन यानी कि O- Na+ बनाया था। कैसे बनाया था,
NaOH 623 केल्विन का टेम्परेचर, 300 atm का प्रेशर। तो यही काम तुमने यहाँ पे करना है, NaOH देना है, O Na प्लस बनेगा। उसके बाद तुमने कुछ नहीं करना, कार्बन डाइऑक्साइड इसको देनी है, CO2 देनी है, H प्लस देना है, तुम्हारा सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक बार ऐसे देख लो, एक तुम्हारा फिनॉल है, उसको तुमने क्या दिया, उसको तुमने NaOH दिया, O Na प्लस फिनॉक्साइड आयन बन गया। उसके बाद तुमने क्या किया, CO2 प्लस H प्लस दे दिया, तो तुम्हारा सैलिसाइलिक एसिड बन गया, यानी कि तुम्हारा कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ गया इसमें। समझ रहे हो? फिर आ जाती है तुम्हारी रीमैन टीमैन रिएक्शन। रीमैन टीमैन रिएक्शन में क्या होता है कि जब तुम इसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हो, ये थोड़ी सी लंबी रिएक्शन, बट जब इसको रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगी। देखो क्या होता है कि तुम्हारा OH होता है, यार ये मैं ये लिख नहीं पाती, वरना तो मैं तुम्हें फटाफट बता दूँ। ठीक है, देखो OH होता है, तुम इसको क्लोरोफॉर्म दोगे, CHCl3 प्लस एक्वस NaOH दोगे, ठीक है, तो O Na प्लस बनेगा। O Na प्लस साइड में तुम्हारा CHCl2 भी ऐड होगा, ठीक है, ये तुम्हारा इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, देखो इतना याद करो कि जब तुम NaOH दे रहे हो तो तुम्हारा फिनॉक्साइड आयन बनना तो कंफर्म है, यानी कि OH जो है वो O Na प्लस में तो टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, तो O Na प्लस, उसके बाद तुमने CHCl3 दिया है तो तुम्हारा इधर CHCl2 लगेगा। ठीक है, उसके बाद तुम इसके फिर से NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे, तो जो ऊपर तुम्हारा O Na प्लस था वो तो वैसे के वैसे रहेगा, बट जो CHCl2 है वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पूरा मैकेनिज्म बच्चे मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकती हूँ, बस अभी तुम थोड़ा सा रट लो इन चीज़ों को। ठीक है, जिसको एक मैकेनिज्म आता है, वेरी वेल एंड गुड, बट आई वोंट रिकमेंड कि तुम इतना मैकेनिज्म पे ध्यान दो, अभी रिएक्शन रटने पे ज़्यादा ध्यान दे दो, मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूँगी। फिर आ जाता है, तुम उसको इतना बन गया, H प्लस दे दो, ऊपर जो O Na प्लस था तो उसके साथ Na आउट हो जाएगा, तो तुम्हारा H लग जाएगा, यानी कि OH, और साइड में तुम्हारा CHO, यानी कि तुम्हारा एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो उसमें लग जाएगा। समझ में आ गया? तो इसका यानी कि इसमें सैलिसाइल की एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन देख लेना। फिर आ जाती है जिंक के साथ जो रिएक्शन होती है, इसमें कुछ नहीं होता है, OH होता है प्लस Zn कर दो, तुम्हारा बेंजीन प्लस ZnO बन जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी होता है, यानी कि वो ऐसी रिएक्शन जिसमें तुम फिनॉल से बेंजीन बना रहे हो वो होती है तुम्हारी जिंक वाली, जिसमें तुमने Zn से रिएक्ट कराना है, जिंक ऑक्साइड से। ठीक है, जिंक के साथ ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीडेशन, ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हारा बेंजीक्विनॉन बनता है। बेंजीक्विनॉन क्या होता है, ये होता है तुम्हारा बेंजीक्विनॉन। दिस इज योर बेंजीक्विनॉन। दिस इज योर बेंजीक्विनॉन। ठीक है, कैसे बनेगी रिएक्शन, OH लो, उसमें तुमने क्या देना है, बस रिएजेंट याद करना है, Na2Cr2O3 प्लस H2SO4 विल गिव यू बेंजीक्विनॉन। ठीक है, याद कर लो। फिर आ जाते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप, इनहांस करता है एसिडिक स्ट्रेंथ। हमेशा याद रखना है एसिडिक स्ट्रेंथ कौन इंक्रीज करता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, तो तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे कि तुम्हारे एल्काइल ग्रुप होते हैं जैसे कि CH3, तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जो कि तुम्हारे बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोपैरा पोजीशन पे बिकॉज ऑफ दिस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम ऑर्थोपैरा पोजीशन पे ही NO2 ग्रुप को लगाते हैं, क्योंकि मेटा पोजीशन पे तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कम होती है। फिर बात कर लेते हैं तुम्हारे ईथर के बारे में। ईथर्स क्या होते हैं, ईथर वो होते हैं, दिस इज बेसिकली और ईथर ROR, यानी कि एक ऑक्सीजन है उसके साइड में भी अल्काइल चेन, इधर भी अल्काइल चेन, दैट इज योर ROR, दैट इज योर ईथर। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, सिंपल मिक्स। देखो ये ऑक्सीजन है, अगर इधर वाला अल्काइल ग्रुप और इधर वाला अल्काइल ग्रुप दोनों सेम है तो ये सिंपल हो जाएगा, अगर ये दोनों अलग अलग है तो ये मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो, ये सिंपल है और ये मिक्स है। फिर आ जाता है कि देखो जो तुम्हारे ईथर्स होते हैं ये सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं फॉर वाटर, फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, हम इनको पेन रिलीविंग ड्रग की तरह भी काम करते हैं, जैसे कि आयोडीन मिथॉक्सीमीथेन इज यूज्ड एज योर पेन रिलीविंग ड्रग। देन कम्स योर डाइथाइल एथर, दैट इज यूज्ड एज योर एनेस्थीसिया, जो तुम्हें बेहोश करने के लिए दवाई दी जाती है, दैट इज बेसिकली योर एनेस्थीसिया। देन कम्स यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स एज वेल। ठीक है, अब ईथर के प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। ईथर को हम 3 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिपेयर कर सकते हैं एल्कोहल के साथ। एल्कोहल के साथ क्या करना है, ROH देना है, 2 ROH लेने हैं तुमने। ठीक है, एल्कोहल प्लस एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 विल गिव यू ROR प्लस H2O मिल जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। दूसरी होती है तुम्हारी इंपॉर्टेंट विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसमें तुम क्या यूज करते हो, इसमें तुम हाइड्रोजन हैलाइड, इसमें तुम हेलो अल्केन यूज करते हो RH प्लस, तुम इसमें सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि RONA यूज करते हो। जो तुमने अब RONA सोडियम एल्कोक्साइड कहाँ पे बने थे, मैं तुम्हारे साइड में रिवीजन करा रही हूँ। एल्कोक्साइड आयन वो रिएक्शन थी तुम्हारी फर्स्ट वाली रिएक्शन जिसमें तुम एल्कोहल को रिएक्ट करवा रहे थे सोडियम मेटल के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विल गिव यू RONA, याद है, ROH प्लस Na विल गिव यू RONA फिनॉक्साइड आयन। ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन है जहाँ पे तुम्हारा एल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ऐसे साइड साइड में तुम्हें रिवाइज करवाती जा रही ताकि तुम्हारे दिमाग से कोई चीज़ें ना निकले। तो RH प्लस RONA विल गिव यू ROR यानी कि ईथर प्लस NX। ठीक है, तीसरी रिएक्शन होती है प्रिपरेशन फ्रॉम फिनॉल, बहुत ईजी है।
OH मतलब पहले फिनॉक्साइड आयन बना लो, यानी कि NOH के साथ रिएक्ट करवाओ, फिनॉक्साइड O-Na+ बन जाएगा। इसको तुम क्या देना, तुमने अल्काइल हैलाइड देना, यानी कि RH देना, तो तुम्हारा बन जाएगा ROR। ठीक है, फिर आ जाते हैं ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जो डाईमेथाइल ईथर और डाईइथाइल ईथर होते हैं वो गैसेस होते हैं, यानी कि C1 C2 तक वो गैसेस होते हैं। और जो वाइल अदर आर कलरलेस लिक्विड और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, हाई वॉलेटाइल होते हैं, इन्फ्लेमेबल होते हैं। BP जो है वो ग्रेजुअल इंक्रीज शो करता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल मास इंक्रीज करते हैं वॉन्डरफॉल फोर्सेस इंक्रीज करते हैं। हमें पता है लार्ज डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर का। ईथर्स के पास एक नेट डायपोल मूवमेंट होता है और वीक पोलैरिटी होती है। अब बात कर लेते हैं ईथर के केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं क्योंकि इनकी हाई पोलैरिटी होती है, और जो इनके ड्रास्टिक और ये बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर ही रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड की, ROR। ठीक है, यानी कि जब तुम्हारा CO यानी कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है इसके बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो इसमें तुम रिएक्शन ये वाली एनिसोल वाली रिएक्शन याद कर लेना, HI वाली। ठीक है, इसमें ये रिएक्शन होती है। उसके बाद फिर आ जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें तुम दो रिएक्शन पढ़ते हो, होती है हैलोजिनेशन रिएक्शन। देखो ये क्या है, तुम्हारा एक ईथर है OCH3। अब बोलोगे मैम ये क्या है, कुछ बहुत ही बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उनको बहुत कन्फ्यूजन होगी। देखो एक R ये हो गया, O और R, तो ROR हो गया। इसके बाद इसको Br2 इन इथेनोइक एसिड, ठीक है, Br2 इन इथेनोइक एसिड रहते हो, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे तुम्हारा ब्रोमीन बन जाता है, यानी कि पैरा ब्रोमो एनिसॉल और ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल बन जाता है। फिर आ जाती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन याद है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन में तुम क्या यूज़ करते हो, CH3Cl RCH3Cl यूज़ करते हो, और CH3Cl यूज़ करते हो। और एसाइलेशन में तुम क्या यूज़ करते हैं, RCOCl यूज़ करते हो। तो बस एनहाइड्रस Cl देने, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे तुम्हारा लग जाएगा, ऊपर CH3 लग जाएगा, नीचे वो लग जाएगा OCH3, RCOCH3 लग जाएगा। फिर आ जाती है तुम्हारी नाइट्रेशन वाली रिएक्शन। नाइट्रेशन वाली रिएक्शन में तुम क्या यूज़ करते हो, H2SO4 यूज़ करोगे, HNO3 यूज़ करोगे, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे NO2 ऐड हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा HI रिएक्टिव होगा, फिर Br, फिर HCl, क्योंकि HI जो है आयोडाइड क्या है, वो सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप है। ठीक है, फिर आ जाता है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो एल्कोहल क्या होता है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है एल्कोहल में इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। तो जो बॉन्ड एंगल होता है एल्कोहल में दैट इज स्लाइटली लेस देन योर टेट्राहेड्रल एंगल, और ईथर में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन योर टेट्राहेड्रल एंगल। फिनॉल में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 136 pm इन फिनॉल, इज स्लाइटली लेस देन दैट इन द मिथेनॉल एंड एल्कोहल। विद दिस वी आर डन विद आवर एंटायर चैप्टर। तो बच्चों देख लेते हैं कितने टाइम में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। क्या बात है यार, क्या बात है, लाइक मैं पूरे आधे घंटे में तुम्हें इतना बड़ा खतरनाक चैप्टर समझा दिया मैंने, और आई डोंट थिंक मैंने कोई भी चीज़ स्किप किया है, हैव आई। एंड एक चीज़ याद कर लेना, फिनॉल को हम कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, कार्बोनिक ही तो बोलते हैं शायद। हाँ यार, एक लाइन दी हुई है तुम्हारी NCERT में, फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोनिक एसिड। कार्बोलिक, सॉरी कार्बोनिक नहीं, कार्बोलिक, वही मुझे याद नहीं आ रहा था। ठीक है, बाकी इसके साथ हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और आई विश कि तुम्हें 1.5 या 2x की स्पीड में करना ही नहीं पड़ा होगा, क्योंकि मैंने बोला ही 2x की स्पीड में है, तो तुम्हें क्या ही समझ में आया होगा। अब बढ़े क्या थोड़ा सा आगे, रुको मेरे को नोट्स अपलोड करने दो। चलो फिर बच्चों, करते हैं हम सबसे बड़ा जो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे डरावना चैप्टर है, एल्डिहाइड वाला चैप्टर। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट कर ले। बिल्कुल स्टार्ट कर लेते हैं मैम, क्या दिक्कत आ रही है, बिल्कुल स्टार्ट कर लेते हैं। इतने प्यारे प्यारे नोट्स हम क्यों नहीं समझेंगे, है ना। तो एल्डिहाइड क्या होता है, अभी मैंने बता दिया, RCOH इज योर एल्डिहाइड, नहीं RCH इज योर एल्डिहाइड, कीटोन इज RCOR, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स वगैरह में यूज होते हैं, सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं। कार्बोनाइल के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो कार्बोनाइल जो कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी कि 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा, ट्राइगोनल कोवलेंट का स्ट्रक्चर होता है। कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड होता है वो पोलराइज्ड होता है। कार्बोनाइल कार्बन जो होता है उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और वो इलेक्ट्रोफाइल की सेंटर की तरह काम करता है, और जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन होता है वो न्यूक्लियोफाइल सेंटर की
तरह काम करते हैं, उसको स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, वो अपने आप की तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के बारे में। एल्डिहाइड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, अब इनको याद करना, जैसे जैसे हमने अल्कोहल में बिल्कुल एक माइंड मैप बनाते हुए चीज़ें याद की थी, वैसे हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो एल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एसाइल क्लोराइड से, RCOCl से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज योर RCOCl, यानी कि हम इसको बेंजोइल क्लोराइड से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। बेंजोइल क्लोराइड H2 पैलेडियम एंड BSO4 विल गिव यू RCH यानी कि बेंजल्डिहाइड। फिर आ जाता है नाइट्राइल। नाइट्राइल वाली रिएक्शन को, ऊपर वाली दिस इज रॉजनबुंड रिएक्शन तुम्हारी एसाइल क्लोराइड वाली, दूसरी इज योर स्टीफन रिएक्शन जहाँ पे तुम नाइट्राइल यूज करते हो। नाइट्राइल होता है ये जहाँ तुम्हारा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, दिस इज योर नाइट्राइल, ठीक है। तो नाइट्राइल प्लस SnCl2 यानी कि स्टेनस क्लोराइड दोगे प्लस HCl दोगे, तुम्हारा क्या बनेगा, आइमीन बनेगा, यानी कि RCH डबल बॉन्ड NH बनेगा। फिर इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दोगे, उसका H2 प्लस कर दोगे, तो तुम्हारा RCHO बन जाएगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। तीसरी होती है एल्डिहाइड फ्रॉम ईस्टर, RCO यानी कि ROCOR ईस्टर, इसको तुम डाइबल H दोगे, डाई आइसोब्यूटाइल, यार एक तो मेरे से ये बोला नहीं जाता है, एक मिनट, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो दैट इज तुम्हारा RCHO बन जाएगा। फिर आ जाता है तुम्हारा ऑक्सीडाइजेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन यानी कि तुम्हारा टॉल्यून, जब तुम्हारा CH3 जो है डायरेक्टली तुम्हारे उसके साथ जुड़ा होता है बेंजीन रिंग के साथ, दैट इज योर टॉल्यून। तो मिथाइल बेंजीन प्लस ये वाली रिएक्शन रहने देना, दूसरी वाली पढ़ना सीधे, दैट इज योर क्रोमाइल क्लोराइड वाली, यानी कि CrO2Cl2 जिसमें तुम्हारा वो यूज होता है रिएजेंट। तो ये तुम्हारी रिएक्शन होती है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि CH3 प्लस CrO2Cl2 रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ CS2 विल गिव यू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और वो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मैंने तो बड़े ऐसे ना गाने की तरह याद किया था, CHOCrOCl और ऐसे याद किया था, CHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस, ऐसे करके मैंने याद किया था। एंड इन प्रेजेंस फिर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हारे मिल जाएगी बेंजल्डिहाइड। फिर आ जाती है तुम्हारी एल्डिहाइड, जो तुम कमर्शियल लेवल पे यूज करते हो बाय द प्रोसेस ऑफ साइड चेन क्लोरिनेशन। तो ये तुम्हारे इसमें भी तुम मिथाइल बेंजीन यूज करते हो, CH3 यूज करोगे, इन प्रेजेंस ऑफ Cl2H न्यू दोगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा CHCl2 बनेगा, क्रोमियम ये एक बेंजोइल क्लोराइड होता है, यानी कि एक इंटरमीडिएट बनेगा, उसका फायदा उसका तुम H2 देना, 373 केल्विन का टेम्परेचर देना, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। 6 रिएक्शन होती है तुम्हारी गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन कौन सी होती है, इसमें तुम क्या यूज करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हो, HCl यूज करते हो, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl3 यूज करते हो, ठीक है, AlCl3 या फिर CuCl यूज करते हो। तो क्या करें, बेंजीन एक नॉर्मल बेंजीन लोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl अपॉन नीचे तुम उसके साथ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl दोगे, तो तुम्हारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो तुम्हारी 6 रिएक्शन कौन सी है जिसे तुम एल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हो, सबसे पहले होती है तुम्हारी रॉजनबुंड रिएक्शन एसाइल क्लोराइड वाली, फिर आती है तुम्हारी नाइट्राइल रिएक्शन स्टीफन रिएक्शन नाइट्राइल वाली, फिर आ जाती है तुम्हारी इटार्ड रिएक्शन जिसमें तुम डाइबल H यूज़ करते हो, नहीं इटार्ड बोल रही हूँ, ईस्टर वाली रिएक्शन जिसमें तुम डाइबल H यूज़ करते हो। फिर उसके बाद आ जाता है तुम्हारा इटार्ड रिएक्शन मिथाइल बेंजीन वाली, फिर साइड चेन क्लोरिनेशन जो कमर्शियल लेवल पे यूज़ होती है, इसमें HNO भी यूज़ होता है। फिर आती है गेटरमैन कोच रिएक्शन जिसमें तुम क्या कहते हैं बेंजीन यूज़ करते हो और कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ करते हो, ठीक है। फिर आ जाता है कीटोन का प्रिपरेशन। कीटोन को तुम 3 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, एसाइल क्लोराइड से, नाइट्राइल से और बेंजीन से। एसाइल क्लोराइड में तुम इसमें डाई अल्काइल कैडमियम यूज़ करते हो, नाइट्राइल वाली रिएक्शन में तुम RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हो, और बेंजीन या फिर बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड से तुम इसमें RCOCl यानी कि एसाइल क्लोराइड यूज करते हो। तीनों रिएक्शन वैसे तो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू शुड गो थ्रू देम, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो मिथेनॉल होता है वो गैस होता है रूम टेम्परेचर पे, इथेनॉल एक वॉलेटाइल लिक्विड है, बाकी सारे तुम्हारी गैस वो होती हैं, गैसेज होती हैं, बाकी सारे तुम्हारे क्या होते हैं क्या कहते हैं, लिक्विड या फिर सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर। C2 to C11 सारे लिक्विड होते हैं, C12 ऑनवर्ड सारे सॉलिड हो जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, C1 क्या है तुम्हारा, वैसे गैस है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लोअर होता है देन अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। ईथर जो ईस्टर पड़ा था उसका बहुत कम वो होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं तुम्हारे सॉलिबिलिटी पे। तो जो लोअर क्या कहते हैं तुम्हारे ये होते हैं एल्डिहाइड
ठीक है, वो जो होते हैं सच एज मेथेनल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ये जो होते हैं मिसेबल होते हैं वाटर में इन ऑल प्रोपोर्शंस। जो सॉलिबिलिटी होती है एल्डिहाइड और कीटोन की वो डिक्रीज करती है जैसे जैसे तुम्हारा लेंथ ऑफ अल्काइल चेन इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होकर के उनको बिल्कुल भी प्रेम नहीं होता है, तुम्हारे पानी से नफरत होती है। ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओडर की बात करें तो जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं उनके पास शार्प पंगिन, बहुत ही फिशी सा, एक बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है, शार्प होती है बिल्कुल। एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल द ओडर टर्न्स इनटू गुड फ्रेग्रेंस। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन की अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें, सबसे पहले आती है तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो जनरली ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एज इन दिस अटैकिंग इज मोर ईजी। ठीक है, बाकी ये पढ़ लेना। रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें NaHCO3 यूज़ करते हो, इसमें साइनाइड यूज़ करते हो, साइनो ग्रुप यूज़ करते हो। फिर आती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। मिथेनॉल प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल देगा, इथेनॉल प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल देगा, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम्हारा टर्शियरी अल्कोहल देगा। तो याद रखना 3 रिएक्शन पढ़ लिए। सबसे पहले तुम्हारी आ जाती है तुम्हारी HCN वाली, फिर आ जाती है तुम्हारी हाइड्रोजन सल्फाइड वाली, फिर आ जाती है तुम्हारी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन विद अल्कोहल। देखो, जब तुम्हारा अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड विल गिव यू हेमी एसिटल, फिर हेमी एसिटल प्लस अल्कोहल विल गिव यू दिस एसिटल, और जो तुम्हारा कीटोन प्लस अल्कोहल विल गिव यू हेमीकीटोल, हेमीकीटोल प्लस अल्कोहल विल गिव यू कीटोन। और ये रिएक्शन देख लेना अच्छे से, जूम तो यहाँ पे नहीं हो पा रही है, बाकी इसको एक बार देख लेना, फॉर श्योर देखना है। फिर आती है रिएक्शन विद अमोनिया, ये वाली रिएक्शन भी देख लेना। तो कौन कौन सी 5 रिएक्शन हमने पढ़ ली। सबसे पहली रिएक्शन थी हाइड्रोजन साइनाइड वाली, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड वाली, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली। प्राइमरी को अगर ग्रिग्नार्ड से करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंड इथेनॉल को करोगे तो सेकेंडरी, और कीटोन को करोगे तो टर्शियरी। फिर आती है रिएक्शन विद अल्कोहल, फिर रिएक्शन विद कीटोन, फिर रिएक्शन विद अमोनिया। फिर आ जाती है एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, मतलब इनको अगर हम रिड्यूस कर देंगे अल्कोहल में, अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कीटोन को करोगे तो 2 डिग्री मिलेगा। अब आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हारी एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शंस पे, जो कि तुम्हारी नेमिंग रिएक्शंस है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनको एक केस में स्किप भी कर दोगे तो चलेगा, बट इनको स्किप मत करके जाना। सबसे पहले आ जाती है क्लेनमेंसन रिएक्शन। इसमें तुम क्या यूज़ करते हो कि एल्डिहाइड लेते हो ZnHg, ठीक है, जिंक लेते हो Hg, HCl यूज़ करते हो, साथ में तुम्हारा एक हाइड्रोकार्बन प्लस H2 रिलीज हो जाता है। ये रिएक्शन याद कर लेना। ऐसे ऐसे तुम्हारा कीटोन एल्डिहाइड है प्लस ZnHg, नीचे HCl, साइड में तुम्हारा H2 रिलीज करना है, हाइड्रोकार्बन बनना है। वोल्फ-केशनर रिएक्शन ये होती है तुम्हारी एल्डिहाइड एंड कीटोन की वो रिएक्शन जिसमें तुम रिड्यूस करते हो टू हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से ही तो तुम्हारा ही बना है, अब इसको रिड्यूस कर रहे हो। तो दूसरी रिएक्शन होती है वोल्फ-केशनर रिएक्शन। इसमें तुम क्या यूज़ करते हो, NH2 NH3 यूज़ करते हो, इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, फिर इसमें तुम KOH यानी कि KOH यूज़ करते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हो, इसके साथ इथाइलिन डाइकोल भी यूज़ करते हो। ठीक है, और हीट देते हो, तुम्हारा बन जाता है हाइड्रोकार्बन। ये दोनों वोल्फ-केशनर क्लेनमेंसन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर आ जाती है तुम्हारी हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में तुम मिथाइल कीटोन यूज़ करते हो। मिथाइल कीटोन कैसे यूज़ करोगे, RCOCH3 और मिथाइल कीटोन। इसमें तुम NaOH यानी कि अल्कोक्साइड आयन यूज़ करते हो, NaOX यूज़ करते हो, प्लस O-। ठीक है, उसके बाद तुम इसमें क्या बनेगा, RCOONA बनेगा प्लस CHX3 बनेगा। ठीक है, तो मिथाइल कीटोन वाली रिएक्शन हो गई। इसमें तुम सोडियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाते हो। फिर आ जाती है तुम्हारी एल्डिहाइड की एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों तुम्हें रिएक्ट बिल्कुल याद होनी चाहिए, इनके रिएजेंट्स अच्छे से याद होने चाहिए। रिएक्शन तो मुझे भी बिल्कुल ऐसे रटी हुई थी, बिकॉज मैंने प्रैक्टिस की थी। तुम भी इनको बिल्कुल रटोगे एंड यू विल टेल मी कि येस मैम वी हैव लर्न ऑल द रिएक्शंस। फिर आ जाती है तुम्हारी एल्डिहाइड एंड कीटोन की अल्फा। एक और रिएक्शन है तुम्हारी कैनिज़ारो रिएक्शन। देखो उसमें तुम क्या यूज़ करते हो, कैनिज़ारो रिएक्शन से कैनिज़ारो से याद कर लेना। तुम उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हो। एक साइड पे तुम्हारा अल्कोहल बनता है, एक साइड पे तुम्हारा क्या था, यही तो थी, हाँ, अल्कोहल वाली, और एक में तुम्हारी आयन बनता है। ठीक है, यानी कि तुम बेंजल्डिहाइड यूज़ करते हो, कंसनट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करते हो, CH2OH और तुम्हारा CONA। ठीक है, फिर आ जाता है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन एसिडिटी। एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोकार्बन क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के पास होता है। ठीक है, और उसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वो हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाती है एल्डिहाइड एंड कीटोन की ऑक्सीडेशन टेस्ट की। तो ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो एल्डिहाइड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, अगर हम उसको ट्रीट। मुझे बात बताओ, जब तुम अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो तो तुम कैसे रिएक्ट करवा लेते? जब अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो तुम एसिडिफाइड KMnO4 यूज़ करोगे, बट तुम लेस
लेस एसिडिक अगर तुम कम रिएजेंट्स यूज करोगे तो पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है अल्कोहल को, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में करना है, जैसे कि Cr2O3, ये हमारे बहुत छोटे रिएजेंट्स है ना। तो अगर तुम एल्डिहाइड को इजीली रिएक्ट कर सकते हो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि दो होते हैं, टॉलेंस रिएजेंट एंड फिलिंग सोल्यूशन। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं HNO3, KMNO4, Na2Cr2O3, ठीक है। और जो कीटोन्स होते हैं वो जनरली ऑक्सीडाइज होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। फिर आ जाते हैं तुम्हारे ऑक्सीडाइजेशन बाय टॉलेंस टेस्ट। तो जो तुम्हारा टॉलेंस रिएजेंट होता है दैट इज, इसमें तुम्हारा अम्लसल सिल्वर नाइट्रेट होता है। और फेलिंग सोल्यूशन दो होते हैं, एक फेलिक सोल्यूशन ए, एक फेलिक सोल्यूशन बी। फेलिक सोल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड बी होता है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, यानी कि जिसको तुम रॉकलेस टेस्ट बोलते हो, ठीक है। और जो एल्डिहाइड्स होते हैं दे आर ऑक्सीडाइज टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। वो जो तुम्हारी कैनेजा रिएक्शन है उसमें भी तुम्हारा एक अल्कोहल बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, ठीक है। फिर आ जाता है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड पे आ जाते हैं, हमने एल्डिहाइड पढ़ लिया, कीटोन पढ़ लिया, आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो जो तुम्हारा कार्बोक्सिल कंटेनिंग ग्रुप होते हैं विद कार्बोनिल ग्रुप में COH वाले, ठीक है। स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, इसका शेप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैसे प्रिपेयर करोगे, प्राइमरी अल्कोहल से। प्राइमरी अल्कोहल से डायरेक्टली कैसे प्रिपेयर करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि एसिडिफाइड KMNO4। फिर आ जाते हैं तुम्हारे एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड Cr2O3, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, इन सबसे बना सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं तुम्हारा एल्काइल बेंजीन से कैसे बना सकते हो। एल्काइल बेंजीन यानी कि तुम्हारे टॉल्यून से कैसे बना सकते हो, ठीक है। टॉल्यून से कैसे बनाओगे, KMNO4 दोगे, ठीक है। तुम्हारा पोटेशियम ये दोगे, एक मिनट, हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट दोगे, उसके बाद तुम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोगे, हीट दोगे, COOK बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो है तुम्हारा ये इंटरमीडिएट बनने के बाद उसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, COOH बनेंगे, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। फिर आज तुम्हारे नाइट्राइल से, नाइट्राइल से कैसे बना सकते हो, H प्लस प्रोटोनेशन करो, OH नेगेटिव दो, H2 दो, तुम्हारा पहले अमाइड बनेगा। अमाइड क्या होता है, RCOCH2, ठीक है, RCONH2, तो अमाइड बनेगा। उसके बाद तुम उसको फिर से उसका प्रोटोनेशन कर दो, H नेगेटिव दे दो, तुम्हारे RCOH बन जाएगा। फिर आज तुम अमाइड से कैसे बना सकते हो, अभी तो बनाया अमाइड बनाया, पहले अमाइड बनाना है तुमने, है ना, नाइट्राइल से RCN से, तो H प्लस OH नेगेटिव, नीचे तुम H2 दो, RCONH2 बन जाएगा। फिर उसके बाद तुम उसका H प्लस OH नेगेटिव, तो वही तुम्हें करना है H प्लस OH नेगेटिव। फिर आती है ग्रिग्नार्ड एजेंट से कैसे बना सकते हो। ग्रिग्नार्ड एजेंट से तुम बनाते हो इसको OCO देते हो, ठीक है, यानी कि तुम इसे देते हो CO2 ड्राई आइस के फॉर्म में, ठीक है, दैट इज CO2 देते हो, ड्राई ईथर देते हो साइड में, RCOMgX बनता है। फिर उसके बाद तुम उसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो OH बन जाता है। ये वाली रिएक्शन भी देख लेना। फिर आ जाती है एसाइल हैलाइड वाली रिएक्शन। एसाइल हैलाइड क्या होता है, RCOCl होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2, OH नेगेटिव, H2 प्लस दो, RCOH प्लस Cl नेगेटिव बन जाएगा। फिर आठवीं रिएक्शन तुम्हारी एसिड एनहाइड्राइड वाली। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, RCOCr, ROCr, तो H3O प्लस यानी कि उसका हाइड्रोलिसिस करो, तुम्हारे डायरेक्टली बेंजोइक एसिड बन जाएगा। 8 रिएक्शन कौन सी थी, सबसे पहले अल्कोहल वाली, फिर एल्डिहाइड वाली, फिर मिथाइल बेंजीन वाली जिसमें तुम पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे थे, BOOK बन रहा था। फिर थी नाइट्राइल वाली जिसमें तुम पहले अमाइड बना रहे थे, फिर उसके बाद तुम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे थे। फिर आ जाती है तुम्हारी पांचवी रिएक्शन। पांचवी रिएक्शन होती है तुम्हारी अमाइड वाली जिसमें तुम डायरेक्टली H प्लस OH नेगेटिव देके बना देते हो। छठी होती है तुम्हारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली जिसमें तुम ड्राई आइस ऑफ CO2 यूज करते हो। फिर आ जाती है तुम्हारी एसाइल क्लोराइड वाली, ठीक है, जिसमें तुम डायरेक्टली H प्लस OH नेगेटिव देते हो और फिर तुम्हारा बन जाता है RCOCl हैलाइड बनाते हो। फिर उसके बाद आती है तुम्हारी एसिड एनहाइड्राइड वाली, इसमें तुम सीधे हाइड्रोलिसिस करते हो तो हो जाता है। फिर आ जाता है तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक जो कार्बोक्सिल अप टू अ कार्बन एटम आर ओडरलेस कलरलेस होते हैं। हायर एसिड जो होते हैं वो वैक्स के फॉर्म में अकर करते हैं, ओडरलेस होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबिलिटी 4 कार्बन तक सॉल्युबिलिटी होते हैं। उसके बाद जो है इनका मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तुम्हारी सॉल्युबिलिटी, फिर डिक्रीज हो जाती है। एसिडिटी फिनॉल से भी ज़्यादा होती है। फिर आ जाते हैं तुम्हारी कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर कंपेयर करें तो जो कॉन्जुगेट बेस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक आयन, वो स्टेबलाइज होता है बाय 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज डीलोकलाइज्ड ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। और जो फिनॉल होता है इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है फिनॉल का दैट इज योर फिनॉक्साइड आयन, उसका एक नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लेस इफेक्टिवली डीलोकलाइज होता है, इसलिए तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 ग्रुप जोड़ दे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, अगर रिलीजिंग ग्रुप डाल दे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर फोन, आई, ब्रो, कॉल, फ्रेंड, सुनियो, नोट, CFC, ये मेमोरी टेप दे रखी है, बढ़िया तरीके से याद करना। और तो सब्स्टिट्यूटिव बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है मेटा सब्स्टिट्यूटेड या फिर पैरा सब्स्टिट्यूटेड से, क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारी ऑर्थो पोजीशन पे होती है। फिर आ जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले होती है रिएक्शन जिसमें क्लीवेज होता है तुम्हारा, एक मिनट,
OH वाला, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें तीन रिएक्शन याद करनी है। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, देखो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को तुम मिनरल्स के साथ ट्रीट करोगे, मिनरल एसिड जैसे कि तुम्हारा H2SO4 हो गया, P2O5 हो गया, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्रेट देगा। फिर आता है एस्टेरिफिकेशन, याद होगी वही रिएक्शन है तुम्हारी एल्कोहल वाली रिएक्शन, जिसमें तुम RCOH H+ प्रोटॉन दे दो, तुम्हारा क्या बनता है, ईस्टर बनता है, स्टेरिफिकेशन और COR बनता है, साथ में H2 रिलीज होता है। वही रिएक्शन बनती है PCl5 PSL3 SOCl2, RCOH प्लस PCl5 करो तो RCOCl बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा, HCl बन जाएगा। रिएक्शन देख लेना। एक चौथी होती है तुम्हारी अमोनिया वाली रिएक्शन, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आगे है, वो है तुम्हारी ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसे तुम कोलबेज कौन सी रिएक्शन होती है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हो, कार्बोक्सिलेट आयन लेते हो, यानी कि RCONA लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और CO देते हो, तो RH यानी कि तुम्हारा हाइड्रोकार्बन बन जाता है, साथ में तुम्हारा Na2CO3 रिलीज हो जाता है, समझ रहे हो। और ये कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस वाली वो होती है। फिर आ जाती है तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेरोलार्ड-ज़ेलेंस्की, इसमें तुम रेड फॉस्फोरस यूज करते हो, H2 यूज करते हो, RCH2OH। तो इसमें जो है तुम्हारा ये अल्फा हेलो कार्बोनिक एसिड, यानी कि जब तुम्हें हेलोजन को इंट्रोड्यूस करना है तो वो हो जाती है हमारी हेलोजेनेशन रिएक्शन, इसमें रेड फॉस्फोरस और X2 यानी कि हेलोजन यूज करोगे और H2 दोगे। फिर आ जाती है रेड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, तुम्हारे मेटा पोजीशन पे NO2 लग गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के यूजेस की बात करें तो मेथनॉइड एसिड जो है वो रबर, टेक्सटाइल, ड्रग्स वगैरह में काम आते हैं। इथेनॉइड एसिड जो है वो सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं विनेगर्स में। हेक्सेनॉइड एसिड जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन में काम आते हैं। जो सोडियम बेंजोइड होता है, दे आर यूज्ड एज योर फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो बच्चों वी आर डन। तो देखो इतना बड़ा चैप्टर जो है मैंने तुम्हें फटाफट रिवाइज कर दिया है। होप कि तुम्हारे सर के ऊपर से चीज़ें ना गई हो, बिल्कुल तुम्हें जो है समझ में आई हो, चीज़ें बिल्कुल ही आई होंगी, क्योंकि तुमने ये चीज़ें बिल्कुल पहली बार तो नहीं पढ़ी है, ये चीज़ें तुमने पिछले 2 साल से घिस रहे हो, तो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद होगा। और 2.2x की स्पीड में तो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने खुद ही 2.2x की स्पीड में बोल दिया, राइट। मैं लगातार जब से बोल रही हूँ, मैं तब से बोलने में लगी है, मैंने चुप नहीं हुई है ना। कितने घंटे में यार, ये तो मैंने क्या वो 30 मिनट में वो किया था, ये 15 मिनट में कर दिया क्या मैंने कंप्लीट। यार नहीं यार, ऐसे मत बोलो, 15 मिनट में मैंने पूरा इतना बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर दिया क्या। इससे ज़्यादा टाइम तो मुझे एल्कोहल वाले में लग गया था। चलो फिर मैं दूसरे के नोट्स अपलोड करती हूँ, फिर करते हैं, ठीक है। वेल चलो बच्चों, अगले 15 मिनट में फटाफट अमाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। कहाँ मिलेगी मेरी जैसी टीचर तो तुम्हें 15 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ा दे रही है। और ऐसा भी कुछ नहीं कि मैंने कुछ स्किप किया है, मैंने पढ़ाया सब है, ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम स्किपिंग एनीथिंग, राइट। फिर स्टार्ट होगी, बिल्कुल बढ़िया। चलो पढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं हम। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, यार क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, मैं देख रही हूँ क्या हो गया ये। Which of the following reaction can result in ketone? भाई सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडेट करोगे तो कीटोन मिलेगा, हमने पढ़ा था। The Rosenmund reaction can produce which of the following carbonyl compound? यार बेंजल्डिहाइड, यार इतना पढ़ लिया हमने, सबसे पहली रिएक्शन ही वही थी। रिएक्शंस अकर बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन में कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। Which of the following reaction to a nucleophilic assault is the least reactive? Ditert butyl ketone. Acetone combines with ethylene glycol in dry HCl gas to secrete the cyclic ketyls. तभी बोल रही हूँ, रिएक्शंस पढ़ लेना तब तो चलेगा। Which of the following is not a formaldehyde application? यार preparation of acetic acid. Which of the following compound is formed when benzyl alcohol is oxidized with KMNO4? बेंजोइक एसिड डायरेक्टली जब तुम एक अल्कोहल को एसिडिफाइड KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करोगे, तुम्हारा डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट है वो। At 287 Kelvin temperature कौन सी गैस होती है, याद रख लेना। फॉर्मेल्डिहाइड इज अ गैस at 287 Kelvin temperature. Which of the following substance is least water soluble? Pentanol. Which of the following is least unpleasant odor? यार हमारे ब्यूटेनॉल के पास इतनी गंदी वो स्मेल थोड़ी होती है, अच्छी होती है। अब आ जाते हैं अमाइंस पे। फाइनली बच्चों, कमिंग टू अमाइंस, देखो अमाइंस में क्या होता है कि जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है तुम्हारा अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप कौन सा होता है, डेरिवेटिव जो NH3 अमोनिया का वो होता है, दैट इज योर नाइट्रो NO2। जब NO2 हो जाता है, एक मिनट, चलो
स्ट्रक्चर की बात करते हैं, नाइट्रोजन क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, पैरामिडल ज्योमेट्री होती है, प्रेजेंस ऑफ अनशेयर पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल 108 डिग्री होता है। माइन की क्लासिफिकेशन की बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम विल बी रिप्लेस बाय अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप। सेकेंड में जो है 2 हाइड्रोजन एटम्स विल बी रिप्लेस बाय अल्काइल एंड अराइल ग्रुप। टर्शरी में 3, वो जो है वो देखो क्या होता है कि तुम्हारा एक क्या कहते हैं, अल्काइल एंड अराइल ग्रुप में जब सिर्फ एक हाइड्रोजन ग्रुप रिप्लेस होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, प्राइमरी 2 होंगे, तो सेकेंडरी मतलब कौन रिप्लेस कर रहा है इनको, अल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे कि तुम्हारा RNH2, दिस इज योर 1 डिग्री, RNH 2 डिग्री, R2NH सॉरी, और R3N इज योर 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, समझ लेते हैं। अब इसके अमाइंस की क्लासिफिकेशन की बात करें, सिंपल एंड मिक्स। जब सेम टाइप के अल्काइल अराइल ग्रुप जुड़े होंगे तो तुम्हारा सिंपल हो जाएगा, अगर डिफरेंट टाइप के जुड़े होंगे तो मिक्स हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। अब ये भी बिल्कुल दिमाग में माइंड में बना लो कि तुम्हें कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन बाय ऑफ नाइट्रो ग्रुप, सबसे पहले तुम बात कर लेते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन की। तो NO2 ग्रुप, ठीक है, ये एक नाइट्रो ग्रुप है। जब तुम इसको रिएक्ट कराते हो H2 इन पैलेडियम में नेथेनॉल दोगे तो तुम्हारा NH2 जो है वो जुड़ जाएगा, यानी कि अमाइन तुम्हारा बन जाएगा। फिर आ जाता है रिडक्शन बाय नाइट्रो कंपाउंड्स विद मेटल्स। मेटल्स जैसे कि Sn+HCl या फिर Fe+HCl से भी करोगे तो तुम्हारा बन जाएगा। ये बहुत ज़्यादा वो किया जाता है क्योंकि जो इसमें HCl यूज़ किया जाता है वो साथ में HCl और प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसी को तुम यूज़ कर सकते हो दोबारा एज अ रिएजेंट। फिर आ जाता है रिडक्शन। फिर सेकंड होती है अमोनिलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX, इसका अमोनिलिसिस करोगे। कैसे करोगे, जब तुम NH3 यानी कि अमोनिया लोगे प्लस RX करोगे तो तुम्हारा RNH3X बनेगा। जब तुम उसका NaOH दे दोगे तो तुम्हारा R3N बन जाएगा, यानी कि तुम्हारा RNH2 बन जाएगा 1 डिग्री। अगर तुम इसको और अल्काइल हैलाइड दोगे, RX दोगे तो तुम्हारा R2NH बन जाएगा। उसके बाद तुम्हारा और दोगे तो तुम्हारा बन जाएगा R3, यानी कि टर्शरी अमाइन बन जाएगा। ठीक है, फिर आ जाती है तुम्हारी तीसरी रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन बाय नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है, RCN होता है, रिड्यूस कर दो LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, या फिर N2Ni या फिर वो अल्कोहल देके करो तो वो रिएक्शन हो जाएगा। चौथा तो तुम्हारा रिडक्शन बाय अमाइड। अमाइड क्या होता है, RCONH2, तो उसको तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अलॉन्ग विद तुम्हारा H2 दो, तुम्हारा RCH2NH2 बन जाएगा। फिर आ जाती है तुम्हारी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन जी भाई साहब ने की थी। ब्रोमाइड, ब्रोमीन भी यूज होगा, अमाइड भी यूज होगा। अमाइड क्या होता है, RCONH2, ब्रोमीन यूज करोगे तुम इसके साथ Br2 प्लस 4 NOH दोगे तो RNH2 प्लस Na2CO3 Na2CO3 प्लस NaBr तुम्हारा बन जाएगा। अब कैसे कितनी रिएक्शंस पढ़ ली हमने, 5 पढ़ ली। कौन सी थी, सबसे पहली थी तुम्हारी नाइट्रो ग्रुप के लिए रिडक्शन से NO2 वाले से, दूसरी थी तुम्हारी अमोनिलिसिस, वो अल्काइल हैलाइड प्लस अमोनिया वाली। ठीक है, तीसरी तुम्हारी रिएक्शन कौन सी है, तीसरी तुम्हारी रिएक्शन है नाइट्राइल वाली, RCN वाली, जिसमें तुम LiLH4 से, बट वो एक्सपेंसिव है तो तुम उसमें अल्कोहल वाला भी यूज कर सकते हो। फिर अमाइड, वही LiLH4 H2O। फिर पांचवी है तुम्हारी हॉफमैन ब्रोमाइड, जिसमें अमाइड प्लस ब्रोमीन प्लस NOH यूज करते हो। ठीक है, फिर आ जाता है तुम्हारे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसमें जो है तुम ये सिर्फ तुम्हारे क्या कहते हैं, इसमें ना क्या होता है कि मतलब हम सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही बना सकते हैं। ठीक है, एरोमेटिक या फिर 2 डिग्री या 3 डिग्री नहीं बना सकते क्योंकि रेजोनेंस और पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये RX बॉन्ड का क्लीवेज नहीं हो सकता है। बाकी ये पूरी रिएक्शन अच्छे से देख लेना। इसके तुम्हें ना वो याद करने की ज़रूरत है क्या रिएजेंट, पहले इथाइलिक KOH यूज़ करते हो, फिर RX यूज़ करते हो यानी कि तुम्हारा अल्काइल हैलाइड, फिर NaOH यूज़ करते हो, फाइनली तुम्हारा RNH2 बन जाता है, यानी कि प्राइमरी 1 डिग्री अमाइन। सॉलिबिलिटी की बात करते हैं, जो लोअर अमाइंस होते हैं वो गैशियस फॉर्म में होते हैं C1 से C2 तक। ठीक है, तो ये सातों की 8 रिएक्शन है, कितनी है, 6 रिएक्शन है। हाँ, तो 6 की 6 रिएक्शन तुम्हें याद होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं तुम्हारी सॉलिबिलिटी के बारे में। तो जो लोअर अमाइंस होते हैं दे आर गैशियस फॉर्म्स, अमाइंस विद 3 से 4 कार्बन वाले लिक्विड होते हैं। हायर अमाइंस के होते हैं सॉलिड होते हैं। अराइल अमाइंस के होते हैं वो कलरलेस होते हैं, जब हम इनको स्टोर करते हैं तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से कलरफुल बन जाते हैं। लोअर एलिफेटिक अमाइंस के होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। हायर अमाइंस के होते हैं एसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, क्योंकि ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा तो दे आर ज़्यादा हाइड्रोफोबिक। सॉलिबिलिटी ऑर्डर की बात करें, सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, अमाइंस के होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के, इनके ऊपर लोन पेयर भी होता है, बताती हूँ। एल्कोहल जो होता है वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है अमाइन से, क्योंकि एल्कोहल की पोलैरिटी की वजह से। ठीक है, फिर आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। कंपैरिजन ऑफ एल्कोहल एंड अमाइन के बॉइलिंग पॉइंट, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मोलर मास। फिर आ जाता है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ अमाइन। तो जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो गैसियस होते हैं विद फिशी ऑर्डर। हायर अमाइंस के पास इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नहीं होता है। Then coming towards your basic character of amines.
सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन की बात करें सो इट इज़ ड्यू टू द लोन पेयर एंड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल की जब तुम्हारा क्या होता है कि अमाइन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि तुम्हारे नेगेटिव पॉजिटिव की तरह वो होगा, तो इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। और बेसिक नेचर होता है 3 डिग्री अमाइन का, वो ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग बेसिक कैरेक्टर तुम्हारा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। बट ये गैशियस फेज तक ही ट्रू होता है, नॉट टिल एक्वस फेज। एक्वस फेज में सॉल्वेशन एनर्जी की वजह से 2 केसेस हो जाते हैं। एक होता है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, एक होता है इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन में सबसे ज़्यादा तुम्हारा जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो 2 डिग्री का होता है, फिर उसके बाद 3 डिग्री का होता है, फिर उसके बाद 1 डिग्री का होता है। ये होता है तुम्हारा इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन में। मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन में सबसे ज़्यादा तुम्हारा 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं अल्कलामाइन की, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन अमोनिया, क्योंकि उसके पास क्या होता है, एक अल्काइल ग्रुप होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है। तो बात करें अल्केनामाइन की तो वो ज़्यादा होता है अमोनिया से, ऑल्सो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्केनामाइन आयन, ठीक है। एनिलाइन क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन एनिलीनियम आयन, दैट इज़ वाई एनिलाइन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा H+ को, तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। बेसिक नेचर क्या होता है, एनिलीनियम सॉल्ट का होता है, यानी कि जो एनिलीनियम सॉल्ट होती है वो बेसिक नेचर उसमें ज़्यादा होता है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डाल देंगे, है ना, तो यानी कि एनिलाइन में, तो उसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। एंड अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालेंगे तो उसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है नाइट्रोजन की तरफ से, और उसको अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो जो होता है वो ईजिली एक्सकेप हो जाता है। एनिलाइन का जो अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हायर होता है देन एल्कोहल से, क्योंकि एल्कोहल जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम होता है, ठीक है, जो कि टाइटली बॉन्डेड हो जाएगा तुम्हारे हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ऑल्सो अमाइन जो होता है उसकी हाई पोलैरिटी होती है कंपैरेबल टू दैट ऑफ दी एल्कोहल। देन कम्स योर अमाइन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले होती है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब तुम्हारा रिएक्ट करोगे, यानी कि जब तुम्हारा एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगी, इसकी रिवर्सिबल भी होता है। दूसरी होती है तुम्हारी अल्काइलेशन। अल्काइलेशन यानी कि अल्काइल ग्रुप, अभी याद करो RNH2 प्लस RX करा था तुमने पिछली बार, जब वही अमोनिसिस वाली रिएक्शन याद करो, तो तुम जब उसको और RX देते हो तो तुम्हारा 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जाता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री से क्वार्टिनरी, ठीक है। फिर आ जाता है तुम्हारी एसाइलेशन, यानी कि एसाइल ग्रुप ऐड करोगे, इसमें पैराडीन होता है तो तुम्हारा RNH2CO R बन जाएगा। फिर आती है बेंजोइलेशन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसमें तुम क्या करते हो, बेंजोइलेशन यानी कि RCOCl ऐड करते हो, तो उसके साथ तुम्हारी फिर आ जाती है कार्बोलामाइन रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम वो साइनाइड वो यूज़ करते हो, तुम इसमें N+C साइनाइड ग्रुप ऐड करते हो, तो NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3 COH, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है, तो तुम्हारा एक साइनाइड ग्रुप प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है निट्रस एसिड। निट्रस एसिड वाली रिएक्शन देख लेना, बट इसमें पूरे वाले में कार्बल अमाइन रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाती है तुम्हारी ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन में। तुम्हारी ये ब्रोमिनेशन वाली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कम्स योर डाइजोनियम सॉल्ट। अब बात कर लेते हैं कि तुम डाइजोनियम सॉल्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो डाइजोनियम सॉल्ट तुम्हें पता है कि तुमने अमाइन लिया, उसको कैसे रिएक्ट करोगे, HNO2 या फिर Na3 प्लस H2SO4 नहीं, NNO3 प्लस HCl, ठीक है। तो वो करो, NNO2 प्लस HCl करो या फिर HNO3 दो, ठीक है। तो फिजिकल तो N2+X- बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, डिकम्पोज इजिली इन ड्राई स्टेट, स्टेबल इन फ्लूइड बट रिएक्ट विद वाटर व्हेन वार्म्ड होता है, और रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। बाकी डिस्प्लेसमेंट विद हाइड्रोजन यानी कि हाइलाइड या साइनाइड्स के साथ। और फिर आ जाती है तुम्हारी गेटरमैन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये सारी रिएक्शन अच्छे से दी हुई है, 7-8 रिएक्शन है, इनको एक बार देख लेना, बट यहाँ पे कार्बोलामाइन को मत छोड़ना। रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। बाकी बात कर लेते हैं, इनको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो गुड इंटरमीडिएट होता है, अगर तुम्हें इन सब चीज़ों को डालना है। उसके साथ तुम्हारी N2 गैस भी लिबरेट होती है, और ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से अगर हम नहीं बना सकते तो हम डाइजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं, किसी भी उसको हमें इंट्रोड्यूस करना। सो विद दिस वी आर डन विद आर अमाइन वाला चैप्टर ऑल्सो। इसके क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसके बाद ही थोड़ा सा रेस्ट लेंगे,
ठीक है। What is the most basic aromatic amines common name? Basic सबसे क्या होता है, एनालाइन होता है. What is the correct name for a molecule that has two amino group in opposing para वो होता है, तो that is your benzene 1,4 diamine. When acetamide is converted to methylamine, what is the name of the reaction? तुम्हें याद होगी Hoffman bromide degradation reaction. जब तुम acetamide plus bromine plus NaOH यूज करते हो, Ag2CO3 साइड में रिलीज हो रहा था, तुम्हारा अमाइन बन रहा था, वही रिएक्शन है. For which of the following is the Hinsberg approach used? Hinsberg, यह मैंने तुम्हें बताना बोल कि Hinsberg जो होता है ये एक टेस्ट होता है जिसमें तुम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी अमाइन को यूज करते हो. ठीक है, अमाइन को तुम थॉरोली शेक करते हो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाई. तुम्हारे एक्वस अल्कलाइज होते हैं या तो KOH या फिर NaOH. तो एक सबस्ट्रेट ट्रीट किया जाता है रिएजेंट के पास जिसके पास तुम्हारा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होता है, वो दैट इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट. तो ये इससे तुम क्या करते हो, सेपरेशन करते हो अमाइन के मिक्सचर्स का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द IUPAC नेम ऑफ केमिकल इन विच इथाइल ग्रुप रिप्लेसेस द हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया, दैट इज योर इथेनामाइन. Aromatic primary amine with the formula C7H9N has an incorrect name, that is benzenamine. Which test can tell the difference between parachloroamine and aniline hydrochloride, that is your NHCO3 वाला. ये पढ़ लेना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा. By reacting with which of the following primary amines can be separated from secondary and tertiary? ये हो गया तुम्हारा chloroform and alcoholic KOH. Which of the following statement concerning methylamine is correct? कि methylamine stronger base होता है NH3 से ज़्यादा भी. Which of these substances has a lower melting point than amine? amine से भी कम melting point होता है तुम्हारा phosphine का. सो विद दिस वी आर डन विद योर अमाइन बच्चों. बहुत अब देख लेते हैं कितने वक्त में हमने कंप्लीट कर लिया. यार अभी तो हमने 15 मिनट भी पूरे नहीं लिया और हमने अमाइन पूरा कंप्लीट कर लिया. अब ऐसे ही 15 मिनट में जो है हम पूरा तुम्हारा लास्ट चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स भी कर लेंगे. उससे पहले थोड़ा सा मुझे रेस्ट कर लो, तुम भी रेस्ट कर लो वीडियो रोक के. वेल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल. अब लास्ट चैप्टर पे एक आखिरी बार करने के लिए, जिससे कि है हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डन हो जाएगी. वैसे एक तरीके से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने आज ही गया. यार कोई पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1-1.5 घंटे में करवा सकता है? यार 1.5 घंटे में हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली एक तरीके से देखा जाए तो. ये 15 मिनट में हो जाएगा. एंड मैं इसी फ्लो में कल बढ़ाती तो हेलो एल्कीन भी पूरा 15 मिनट में हो जाता. मैंने कल बहुत स्पेसिफिक बहुत उससे पढ़ाया था, बट आज मैंने तुम्हें कट टू कट पढ़ाया. चलो भाई प्रोटीन्स, अरे यार पार्ट 1 भाई, पार्ट वन. चनन चनन जनम साथ चला यूं ही, आ जाओ वापस पढ़ने, कहीं नहीं है तुमने जाना, एग्ज़ाम है तुम्हारा 2 और 3 को पढ़ लो. चलो आ जाओ. बायोमॉलिक्यूल्स. आई नो आई एम वेरी बैड in framing those sentences, but I'm very good in singing. You guys must listen my singing skills. I have learned classical singing, but मैं गाती नहीं हूँ, टाइम नहीं मिलता. चलो वापस आओ. बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? वो जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. 5-6 टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट होते हैं. प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, वाइटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड. कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं. दे आर प्रोड्यूस बाय द प्लांट. जनरल फार्मूला होता है CxH2O. एसिटिक एसिड फार्मूले में फिट करता है, बट वे कार्बोहाइड्रेट नहीं है. बट की जो रैमनोज होता है वह कार्बोहाइड्रेट है, बट वे इस फार्मूले में फिट नहीं करता है. ठीक है, तो देखो द वन विच फिट्स इन फार्मूलाज आर नोन एज हाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या? दे आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव. ऑप्टिकली एक्टिव क्या? दे आर केपेबल ऑफ रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू आइदर लेवोरोटेटरी और एक्सोरोटेटरी एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी है एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और प्रोड्यूसेस सच कंपोनेंट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. ठीक है. शुगर यूज्ड एट होम इज सुक्रोज, दैट इज योर C12H12O11, जिससे तुम्हारा फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज फर्दर बनता है. शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टोज. कार्बोहाइड्रेट्स हम इनको सैकराइड्स भी बोलते हैं क्योंकि इनका स्वीट टेस्ट होता है. ठीक है. क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं. मोनोसैकराइड्स, ऑलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स. तो वाइल मोनोसैकराइड्स विच कैन नॉट इन फर्दर हाइड्रोलिसिस टू गिव सिंपलर एल्डिहाइड या कीटोन, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, है ना. और ऑलिगोसैकराइड्स विच यील्ड 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, जैसे कि सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया. पॉलीसैकराइड क्या होता है? हम इनको नॉन शुगर्स भी बोलते हैं. विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, जैसे कि तुम्हारा स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, एक्सेट्रा ग्लाइकोजन. ठीक है. फिर आ जाते हैं कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स एंड तुम्हारे पॉलीसैकराइड्स आर नॉन शुगर्स. मैंने बता दिया ना. हाँ,
तो ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट्स जो फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, दे आर रिफर टू एज रिड्यूसिंग शुगर। सारे मोनोसैक्राइड्स एल्डोज या फिर कीटोज आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स। एंड अगर एक मोनोसैक्राइड के पास एल्डिहाइड की यूनिट है तो वो एल्डोज होगा, अगर उसके पास कीटोन की होगी तो वो कीटोज होगा। ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, राइप ग्रेप्स से हम पाया जाता है। एल्डोहेक्सोज होता है, यानी कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं तो हम इसको सुक्रोज यानी कि केन शुगर से यूज़ कर सकते हैं, जो हम शुगर घर में यूज़ करते हैं, यानी कि C12H12O11 प्लस H2 प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन विल गिव यू C6H12O6 प्लस C6H12O6। स्टार्च से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? C6H10O5 स्टार्च तुम्हारे प्लांट में पाया जाता है, जैसे कि पोटैटो वगैरह में, ठीक है। H प्लस 393 केल्विन टेम्परेचर 2 से 3 atm के प्रेशर में जो है ये C6H12O6 बनाएंगे। ये कमर्शियल लेवल पे यूज़ होता है, ठीक है। एविडेंसेज ऑफ ग्लूकोज, तो एविडेंसेज क्या है कि मतलब इसमें साइड एक बड़ी सी लंबी चेन है, या फिर इसमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ये सब प्रूफ जो है इन रिएक्शन से दिए गए हैं। 5 रिएक्शन है, बाय हार्ट याद होनी चाहिए तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। ये रहने देना, ओपन चेन, साइक्लिक, वैसे याद कर लो कि हार्वर्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइक्लिक कैसा होता है, ओपन चेन फिस्टल प्रोजेक्शन होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, हार्वर्ड स्ट्रक्चर, ये सब देख लेना। फ्रक्टोज क्या होता है? कीटो हेक्सोज होता है। ये अलॉन्ग विद ग्लूकोज प्रिपेयर हो जाता है गलती से, जब तुम सुक्रोज से तुम ग्लूकोज बना रहे होते हो, ठीक है। और नोट, लिंकेज बिटवीन द मोनोसैकेराइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले स्टार्च की बात करते हैं। मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट फाउंड इन सीरियल्स, रूट, ट्यूबर्स एंड वेजिटेबल्स, मेन स्टोरेज होता है ये। उसके बाद पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज कॉम्पोनेंट 2 टाइप के होते हैं, एमिलोज एंड एम्लोपैक्टिन। एमिलोज क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, 15 to 20% ऑफ स्टार्च अनब्रांच्ड होते हैं। एम्लोपैक्टिन क्या होते हैं? इनसॉल्युबल वाटर होते हैं, 85% ऑफ स्टार्च कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये होते हैं ब्रांच्ड। अब आ जाते हैं दूसरा होता है सेल्यूलोज। ये पॉलीसैकेराइड्स पढ़े, पहला स्टार्च पढ़ लिया, दूसरा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि प्लांट किंगडम में पाया जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लांट किंगडम में मोस्ट अबंडेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। तुम्हें पता है सेल वॉल किससे बनी होती है? प्लांट सेल की सेल्यूलोज से बनी होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ग्लाइकोजन क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट जो कि एनिमल की बॉडी में, तुम्हें पता है कि एनिमल की बॉडी में स्टार्च कैसे स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की वजह से स्टोर होता है ना, तो हम इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। हमारे अंदर सेल वॉल तो होती है ना, तो हमारे अंदर सेल्यूलोज कैसे होगा? हमारे अंदर ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। एंड इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं बिकॉज द स्ट्रक्चर इज लाइक योर एम्लियोपेक्टिन। एंड ये लिवर, तुम्हारे मसल्स और ब्रेन्स में होता है। एंड जब भी हमें चाहिए होता है तो एंजाइम जो इसको ग्लाइकोजन को ग्लाइकोज में तोड़ देता है। एंड ऑल्सो ये ईस्टर्न फंजाई में पाया जाता है। फिर पढ़ते हैं तुम्हारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल होता है लिविंग सिस्टम। देखो वो तुम्हारा सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट प्लांट किंगडम में था, ये लिविंग सिस्टम में है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज मत होना। बट मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो। तो और ये फाउंड मिल्क, सीरियल, पल्सेस, पीनट, फिशेज में पाया जाता है। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। प्रोटीन जो पॉलीमर्स होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड के, इनके अंदर अमाइनो ग्रुप होता है, दैट इज NH2, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि COOH। ग्लाइसिन को हम ऐसे नेम करते हैं बिकॉज इसका स्वीट टेस्ट होता है। टायरोसिन वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द चीज। क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा में जब वो डायरेक्टली 1 डिग्री से जुड़ा होगा तो अल्फा, यानी कि देखो एक जगह H होगा, अगर NH2OH, अगर यानी तुम्हारे एक और अल्काइल ग्रुप जुड़ गया यानी कि वो 2 डिग्री से अटैच होगा तो बीटा, और 3 डिग्री से होगा तो गामा। फिर आ जाते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स। एसेंशियल प्रोटीन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिक्रीट नहीं करती है और हमें खुद हमारे एक्सटर्नल फूड से इसको इंटेक करना पड़ता है, जैसे कि हिस्टाडीन, मिथ्योनिन, वेलिन। नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है, जैसे कि जिसको हमें हमारे फूड की मदद से इंटेक नहीं करना पड़ता है, जैसे कि टायरोसिन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? जिसमें देखो अमाइनो एसिड्स के अंदर क्या होता है कि तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और तुम्हारे होता है क्या कहते हैं, बेस। अमाइनो एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा, एसिड भी होगा, बेस भी होगा। तो जिसमें इक्वल नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो न्यूट्रल, एसिडिक जिसमें ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, बेसिक जिसमें ज़्यादा अमाइनो ग्रुप होगा। तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं रादर देन, क्योंकि सॉल्ट बेस प्लस एसिड क्या होता है? सॉल्ट होता है ना। तो जो ये बिहेवियर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। तो उसके बाद एक्वस सोल्यूशन में जो कार्बोक्सिल, अब ये कहानी थोड़ी सी सीखने वाली है तो इस कहानी को सीख लो। देखो क्या होता है कि तुम्हारे एक्वस सोल्यूशन में जो तुम्हारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो एक प्रोटॉन यानी कि H+ को रिलीज कर देता है और जो अमाइनो ग्रुप होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो एक डाइपोलर आयन जिसे हम ज्विटर आयन बोलते हैं, ये तुम्हारा जो है एक्वस सोल्यूशन में ये राइज हो जाता है, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, तो ये ज्विटर आयन फॉर्म होता है, ठीक है। इसीलिए इनका होता है एम्फिटेरिक बिहेवियर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन फॉर्म इन द एक्वस सोल्यूशन। फिर तुम्हारे दिस इज न्यूट्रल जो तुम्हारे वो होते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। ज्विटर आयनिक फॉर्म में अमाइनो एसिड जो है वो एम्फिटेरिक बिहेवियर शो करता है, रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली अकरिंग जो अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सिंस जो अल्फा
हाइड्रोजन अल्फा कार्बन एटम होता है वो एसिमेट्रिक होता है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये एग्जिस्ट जो है वो डीएल एन फॉर्म में होते हैं, बट मोस्टली नेचुरली अकरिंग जो होते हैं वो एल कॉन्फिगरेशन है कि लेबोरेटरी में होते हैं। एल अमाइनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द NH2 ग्रुप इन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात कर लेते हैं। अमाइनो एसिड्स आर कनेक्टेड विद द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से होते हैं तुम्हें पता है, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है तुम्हारा फाइब्रस एंड एक होता है तुम्हारा ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो रन करती है पैरेलल, ठीक है, एंड इट इज जॉइंड बाय द एच एंड द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जैसे कि तुम्हारा कैरेटीन एंड मायोसिन, ये नॉन सॉल्युबल होते हैं। ग्लोबुलर की बात करें तो जब पॉलीपेप्टाइड इज बॉन्डेड अराउंड अ हेलिक्स टू गिव अ स्फेरिकल शेप, तो वो हो जाता है तुम्हारा ग्लोबुलर, जैसे कि तुम्हारा एल्बुमिन एंड जैसे कि तुम्हारा इंसुलिन। कैरेटीन तुम्हारा कहाँ पाया जाता है, कैरेटीन तुम्हारा बालों में पाया जाता है, मायोसिन तुम्हारा मसल्स में पाया जाता है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं तुम्हारे, नहीं कैरेटीन मायोसिन, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। प्रोटीन के 3-4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी में क्या होता है कि अल्फा अमाइनो एसिड एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बाइट करते हैं। सेकेंडरी में फोल्डिंग होती है आइदर इनटू अल्फा ग्लोबुलर, फिर बीटा प्लीटेड सी स्ट्रक्चर। टर्शरी में फर्दर फोल्डिंग होती है ग्लोबुलर प्रोटीन या फिर फाइब्रस प्रोटीन में। क्वाटरनरी में स्पेटियल अरेंजमेंट होती है मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन का। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। पीएच या फिर टेम्परेचर चेंज की वजह से जब प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज लूज कर देता है, तो यानी कि इसमें सेकेंडरी एंड टर्शरी जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट प्राइमरी हमेशा जो है रिजर्व रहता है, जैसे कि कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट आफ्टर बॉइलिंग। ठीक है, उसके बाद बिफोर बॉइलिंग ग्लोबुलर प्रोटीन था। ग्लोबुलर, अब इसको याद कैसे करोगे, देखो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो जैसे तुम अंडा पहले तोड़ते हो तो वो सॉल्युबल होता है ना, तो यानी कि वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। बट जैसे तुम इसे बॉयल कर रहे हो फिर तुम इसको मिक्स थोड़ी कर सकते हो पानी में, वो ऐसे मिक्सिंग वाला थोड़ी होता है, मैं तुम्हें मेमोरी टिप दे रही हूँ। तो फिर वो फाइब्रस यानी कि फाइबर जैसा हो जाता है, वो जो इसका योग होता है, तो इसे मैंने याद किया था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट भी होते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन, जैसे कि माल्टेज, जहाँ पे भी एज लग जाए दैट इज योर एंजाइम। एंजाइम्स जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बच्चे, एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट अ पार्ट ऑफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर आ जाते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या होते हैं, ये लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं बट बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स होते हैं, एंड इनकी डेफिशिएंसी जो स्पेसिफिक डिजीज कॉज कर सकती है। सारी डिजीज अपनी एनसीईआरटी से याद कर लेना। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल्स वो होते हैं जो कि तुम्हारे फैट्स एंड ऑयल्स में होते हैं, जैसे कि ADE के, ठीक है, और ये स्टोर्ड होते हैं लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज। वाटर सॉल्युबल्स वो होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जैसे कि विटामिन B और C, ये स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन हम इन एक्सेस से इनटेक भी ले लेंगे तो वाटर सॉल्युबल है, हमारी यूरिन की तरह जो है, यूरिन के साथ ये बाहर आउट हो जाएंगे, एक्सक्रीट आउट, इसलिए हमें इसका एक्सेसिव इनटेक कोई हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है, तो विटामिन D की डेफिशिएंसी जो है वो रिकेट कॉज कर देती है चिल्ड्रन में। और ये क्यों होती है विटामिन D की डेफिशिएंसी, सनलाइट और एग वाइट की वजह से होती है, एग यॉक की वजह से, ऑल्सो फिश। फिर ऐसे विटामिन C विच इज प्रोड्यूस बाय द फ्रूट्स एक्सेट्रा, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो स्कर्वी को कॉज कर देगा। न्यूक्लिक एसिड्स की बात करते हैं, 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, DNA एंड RNA। मैं तुम्हें बायो में अच्छे से पढ़ा दूंगी, तो मैं 6th चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले में। DNA क्या होता है, DNA के पास होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, 2 होते हैं, पैरामिडिन्स एंड प्यूरिन्स। प्यूरिन्स इज AGPU यानी कि एडेनिन ग्वामिन, पैरामिडिन इज योर साइटोसिन, थाइमीन या फिर यूरेसिल। यूरेसिल RNA के केस में होता है, थाइमीन DNA के केस में होता है। ठीक है, तो उसके बाद बात कर लेते हैं, तो जो तुम्हारे नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, फिर आ जाता है तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप, और फिर आ जाता है तुम्हारा पेंटो शुगर। नाइट्रोजनस बेसिस प्लस पेंटो शुगर जो है वो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। जब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेरस ग्रुप जो है वो फॉस्फेस्टर बॉन्ड बनाएगा, फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ पॉलीपेप्टाइड बना देते हैं। बॉन्ड बिटवीन बेसिस कौन सा होता है, जैसे एडेनिन अगर ग्वानिन के साथ वो बनाएगा डबल बॉन्ड, तो वो तुम्हारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ तुम्हारा डबल बॉन्ड बनाता है, और साइटोसिन हमेशा तुम्हारा ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, RNA क्या होता है, RNA में 3 टाइप के RNA होते हैं, मैसेंजर RNA, rRNA, tRNA। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है तुम्हारे हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड ही तुम्हारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया। ठीक है, और डेफिशिएंसी थायरक्सिन की क्या कॉज कर सकती है, और तुम्हारी ओबेसिटी को लीज कर सकती है, लेजीनेस कॉज कर सकती है। वेस्ट डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन लीड टू अ एनलार्जमेंट ऑफ योर थायराइड ग्लैंड, दैट इज योर गॉइटर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन सारे तुम्हारे हार्मोन्स होते हैं। विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर गाइस। इसको तो मुझे लगता है मैंने 5-10 मिनट में पढ़ा दिया होगा। फटाफट अब क्वेश्चंस करते हैं, इनके आंसर नहीं दिए हैं बिकॉज आई वांटेड टू सी कि तुम लोग आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। विच बायोमोलिक्यूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन अ सेल, बताओ। अभी मैंने तुम्हें समझा दिया था कि सबसे ज़्यादा अबेंडेंट प्लांट किंगडम में सेल्यूलोज है,
लिविंग बींग्स में प्रोटीन है और तुम्हारा वैसे सबसे अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है। अरे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा इवनली सेल में आरएनए होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है तुम्हारा, बताओ। गैलेक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। मोस्ट जो तुम्हारे फेलिंग सोल्यूशन टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर देते हैं, याद है कुछ। मोस्ट अबंडेंट आरएनए कौन सा होता है तुम्हारा, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। नेम द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है तुम्हारा ग्लाइसिन। मिनरल एसोसिएटेड विद साइटोक्रोमोसोम में Fe एंड Cu भी होता है, बट ज़्यादा Fe होता है, यानी कि आयरन। मोस्ट कॉमनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, अल्फा हेलिक्स होता है। बीटा प्लेटेड भी होता है, बट सबसे ज़्यादा अल्फा हेलिक्स होता है। टर्म एंजाइम किसने कॉज की थी, कोहेने ने कॉज की थी, कॉइन की थी। बीटा ऑक्सीडेशन अकर कहाँ पे होता है, बीटा ऑक्सीडेशन तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रियाज में होता है। Koechlin theory of enzyme action is known as induced fit theory. A high content of triglycerides are found in very less density lipids, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है तुम्हारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। विच ऑफ द हैज अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल, ये बात आ जाती है यहाँ पे। प्रोटीन या फिर सेलुलोज मत कर देना, कार्बोहाइड्रेट होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीकोडॉन अकर, एंटीकोडॉन कहाँ पे होता है तुम्हारा, टीआरएनए में होता है। वही तो होता है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड बाइंडिंग वाला। फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा होता है तुम्हारा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉस्फोलिपिड, तुम्हारा लेसिथिन। सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर बच्चों। आई होप कि बिल्कुल तुम्हें समझ में आ गया होगा। सो विद दिस वी आर डन। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो गई है। अब मैं उठ के अपना काम करती हूँ, मुझे नींद भी आ रही है। तुम लोग सेशन देखो, सारे क्वेश्चंस जितनी भी रिएक्शंस हैं कल पूरा सुबह तक तुम्हें पढ़नी है। कल हम क्लास 11 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। 2 या 3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। क्लास 12 की केमिस्ट्री डन हो गई है 3 दिन में। सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो हम बहुत जल्दी अच्छा कर रहे हैं। सो विद दिस वी आर डन विद दिस सेशन। अगर तुम सेशन देखते हो, तुम्हें पसंद आता है, तो तुम लाइक क्यों नहीं करते हो, लाइक करो ना। चलो फिर टाटा बाय बाय एंड डू शेयर इट with your friends etc whoever is wishing to prepare for HNBMU. So that's all for this session. I hope you like it, and if you like it then please do like, subscribe and share to Streamline with Ikman. Till bye bye guys, bye bye.